Hello friends and dear students, welcome to Sharda Sadan online YouTube platform. So today we are talking about another topic of organism and population. तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के ऊपर ही हम एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। ये टॉपिक आप स्लाइड पे देख रहे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ का है। ठीक है, तो अब तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनको ही जोड़ते हुए, उनके से लिंक करते हुए हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात आती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? सबसे पहले बात, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए हम इस चीज को समझेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया है या फिर वापस से पॉपुलेशन डाउन हो रही है। कई कारण है। हो सकता है कि वहां पर जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा थे तो बढ़ गई, कुछ टाइम बाद में रिसोर्सेज कम होने लग गए तो घट गई, या हो सकता है जहां की पॉपुलेशन कम है तो वहां पर रिसोर्सेज जो है वो कम है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही। कई कारण हो सकते हैं। तो इससे आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किन किन चीज़ों से अफेक्टेड हो सकती है। भाई पॉपुलेशन तो बढ़ गई, ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ कैसे होगी वो ग्राफ से समझेंगे हम आगे जाके। अभी के लिए आप ये याद रखना कि पॉपुलेशन हो रही है क्या तो सीमित संसाधनों में होगी या फिर असीमित संसाधनों में। लेकिन प्रकृति में असीमित संसाधनों की बात हम लागू तो बात हम बता तो कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके पास असीमित संसाधन है काम करने के लिए। हमारे पास भी नहीं है असीमित संसाधन, किसी भी चीज के लिए संसाधनों की कमी आती है। तो दो तरीके समझा रखें। पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय, किन किन चीजों से आप जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। कोई भी समष्टियां किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है? भाई ऑब्वियसली है फाइट से, कंपीट से, स्पर्धा। अगर उनमें स्पर्धा चल रही है तो हो सकता है पॉपुलेशन कम हो जाए। लड़ाई झगड़े के अंदर मारे गए सारे जीव, कुछ जीव मारे गए तो पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। संसाधन की बात मैं करते ही आ रहा हूं, अभी संसाधन की बात कर रहा हूं। या तो संसाधन ज्यादा है या संसाधन कम है, दोनों ही कंडीशन में पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है। एक है रिड्यूज वेदर, जो वेदर है उसकी कंडीशन जो रिड्यूज हो रही है, मौसम है, मौसमी परिवर्तन आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे जो जीव होते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर जनन प्रक्रम करते हैं, वो तो उनमें जनन प्रक्रम की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली है कि जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। हम यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे। दो बातें बता रखी है। जैसे मान लो ये है एन की हम बात करें, ये पॉपुलेशन है, एन की हम बात करें ये पॉपुलेशन है, ठीक है, डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। और टी समय में कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एन टी प्लस वन, जो ऐसा दे रखा, समझ में आ गई? जैसे हम कैसे लिखेंगे इसको? देखो एन का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी है पॉपुलेशन की, ठीक है, और टी समय दे रखा है, और टी समय में नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। हो सकता है कुछ भी हुई, जैसे यहां पर एक हुई तो आप क्या लिखोगे? एन टी प्लस वन, या दो तीन जो भी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? देखो ये समझना जरूरी है, थोड़ा सा गणितीय पद्धति चलेगी यहाँ पर, तो इसको अच्छे से नोट करके और बाद में बात करेंगे कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन टी समय में अगर थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है तो हम इसको इस समीकरण से निरूपित करेंगे, एन टी प्लस वन। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो कुछ अलग तरीके की बात समझा रखी है। देखो ये है समष्टि जीव संख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है बच्चों। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी ग्रोथ कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है? अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर आप्रवासन हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, आप्रवासन यानी बाहर से जीव आ रहे हैं उसी सेम स्पीसीज के, सेम जाति के जीव उसके अंदर आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर आप बोलोगे कि बर्थ रेट सही चल रही है तो आप क्या बोलोगे? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी।
लेकिन आप बोल रहे हो जिस टाइम पे बर्थ रेट हो रही थी उस टाइम पर कुछ की मृत्यु भी हो गई तो घट रही है, और जिस टाइम पे कुछ आ रहे थे तो उस टाइम पे कुछ छोड़ के चले भी गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी प्लस डी माइनस, सॉरी बी प्लस आई, ये तो प्लस में रह गया, और इनको हम डी डी प्लस ई, इन दोनों को जोड़कर इनमें से हम घटा सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर इनमें से हम माइनस कर सकते हैं, तो हम डेंसिटी निकाल एन टी प्लस वन। देखो एन टी क्या, प्रारंभिक समष्टि घनत्व है, इनिशियल स्टार्ट में एन टी है, प्लस वन का मतलब ये हुआ उसमें कुछ जुड़ा है, इनिशियल का मतलब शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो प्रारंभिक समष्टि घनत्व कितना है, एन टी, कितना है एन टी। अब आप बोल रहे हो एन टी प्लस वन बराबर, यानी उसमें कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ भी इंक्रीज हुआ तो बराबर ये एन टी, तो ऐसा कैसा, प्लस वन को आप यहां पर निरूपित कर रहे हो, प्लस वन को आप कैसे समझा रहे हो कि जो इंक्रीज हुआ सर वो इस तरीके से हुआ कि बर्थ और इमिग्रेशन तो दोनों जुड़ गए, इसको आपने से माइनस कर दिया डी प्लस ई में से। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। एंड देखो आप एन टी लिखोगे और एन टी प्लस वन के बारे में आप लिखोगे, एन टी तो आपका है ही, वो तो प्रारंभिक, वो तो आपका है। अब एक के लिए आप ये बात लिख रहे हो, सिर्फ एक के लिए क्या लिख रहे हो, क्योंकि कुछ इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कैसे हो सकता है भाई, इंक्रीज तब हो सकता है, आप बोलोगे सर कोई आया और गया, कोई आया, या फिर आप कह रहे हो कि सर जा रहे हैं, मृत्यु मृत्यु हो रही है तो इंक्रीज नहीं है, तो आप इन दोनों का बैलेंस बताओगे रेशियो के अंदर। अच्छा बी यहां पर जन्म दर को और डी यहां पर मृत्यु दर को, डेथ रेट को, और ये बर्थ रेट को निरूपित कर रहा है। जन्म दर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेड बाय बर्थ, यानी आप इसको ऐसे समझा रहे हो कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की एक संख्या जो जन्म के दौरान जुड़ती है, जीवों की एक संख्या, निश्चित संख्या जो जन्म के दौरान जुड़ती है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की संख्या एडेड बाय बर्थ, उसको आप क्या कर रहे हो, जन्म दर। अब मृत्यु दर, नंबर ऑफ डेथ, बस डायरेक्ट इतना ही बोल दो, यानी मरने वालों की संख्या, इसमें एडेड तो लिखना नहीं है आपको, एडेड थोड़ी होगा, कमी हो रही है यहां पे तो देखो ये बात समझ में आई, कैसे लिखोगे इसको, एन टी बराबर प्रारंभिक समष्टि घनत्व है, अब नीचे लिखोगे एन टी प्लस वन बराबर एन टी कोष्टक बी प्लस आई कोष्टक माइनस डी प्लस ई कोष्टक, यह ठीक है। अब आप लिख रहे हो बर्थ रेट, कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेड बाय बर्थ। डेथ रेट आप कैसे बता रहे हो, नंबर ऑफ डेथ, बस ठीक है। तो ये आपका डायग्राम इस चीज को समझा रहा है। अच्छा आप्रवासन, वो उसी से है, आप्रवासन का मतलब क्या हुआ, बाहर से जीव आ रहे हैं, बाहर से जीव आ रहे हैं, लेकिन जाति उनकी समान समान होनी चाहिए भाई, जाति समान होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, नहीं तो दूसरी जाति का तो कैसे काउंट होगा, फिर तो जाति दूसरी होगी। उत्प्रवासन, समान जाति का छोड़कर जाना चाहिए, समान जाति, अगर वो उस समष्टि को छोड़ के जा रहा है तो समष्टि में अंतर जरूर आएगा। अब है फॉर स्टेबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन एकदम स्टेबल हो गई है, स्थिर हो गई है, तो यहां पर बी माइनस डी लिखोगे आप। स्टेबल पॉपुलेशन के लिए क्या लिखोगे, बी माइनस डी, समझो इसको कैसे, स्टेबल पॉपुलेशन के लिए स्थिर। बोल रहे हो सर 100 है, 5 साल बाद में देखा तो भी 100 ही मिले हमें, तो उसका रीजन क्या था, जितने पैदा हुए उतने ही मरे, तो बी माइनस डी स्टेबल पॉपुलेशन के लिए। समझ में आ गई बात, समझ में आई। स्थिर पॉपुलेशन के लिए आप क्या लिखोगे, बी माइनस डी, स्टेबल पॉपुलेशन के लिए बी माइनस डी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर स्टेबल पॉपुलेशन के आप लिए क्या लिखोगे, बी माइनस डी, समझ में आ रही है बात। और फॉर न्यूली पॉपुलेशन के लिए न्यूली इमिग्रेशन, देखो न्यूली का अलग मतलब होता है, जैसे न्यूली का मतलब आप क्या लिखोगे कि
ये चीज भी आपको पॉपुलेशन को, डेंसिटी को बढ़ा सकती है। जैसे कोई इलाका है, जैसे मान लो ये यहाँ पर ये बस्ती रह रही है, एक बंजारों की बस्ती रहती है ना यहाँ पे, अपने लोकल लाइट एरिया में ही पास में रहती है। तो वो बाहर से आई और रहने लग गई यहाँ पे, तो न्यूली हो गई, वो नहीं है, वो नई एक तरीके से उन्होंने अब उनकी पॉपुलेशन अलग से देखनी पड़ेगी। ठीक है। अब है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और यही आपको समझना है। यहां देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल यहां पर दो तरीके से बताए गए हैं। एक तो चरघातांकी वृद्धि या ज्यामितीय वृद्धि, और एक लॉजिस्टिक मॉडल या संभार तंत्र मॉडल या सिग्मोइड। दो, आप एक तो बताओगे चरघातांकी और एक बताओगे लॉजिस्टिक। एक बताओगे लॉजिस्टिक या संभार तंत्र, लॉजिस्टिक या संभार तंत्र। हिंदी में क्या बोलोगे? इंग्लिश में तो बोलते हैं लॉजिस्टिक और हिंदी में क्या बोलते हैं? संभार तंत्र। संभार, संभार, संभार। ठीक है। और इसको इंग्लिश में एक्सोपोनेंशियल कहा जाता है, एक्सोपोनेंशियल कहा जाता है, एक्सोपोनेंशियल, एक्सोपोनेंशियल चरघातांक क्या कहा जाता है? एक्सोपोनेंशियल। ठीक है। अब आप देखो, मैंने ये एक्सपीओ लिखा ना, इसका मतलब एक्सोपोनेंशियल ही है। ठीक है। अब चरघातांकी वृद्धि को हम देखते हैं। चरघातांकी वृद्धि और लॉजिस्टिक वृद्धि दोनों डिफरेंट है। अब चरघातांकी वृद्धि को आपको ग्राफ के द्वारा समझाना है और यहां पर यह बात समझाई गई है बच्चों, सामने देखना और इस चीज को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट रहो इसके ऊपर, कि यहां पर यह बात बताई गई है कि अगर किसी स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है, समझ गए, किसी जाति को, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जातियां हो गई, पॉपुलेशन की बात करें हम, सिंगल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, उनको आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रखते हो और वहां पर उनको अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिया आपने, अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपने उनको अवेलेबल करवा दिए, तो वहां पर जो ग्रोथ रेट है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, ऊपर ही ऊपर जाएगी, नीचे तो आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने तो क्या कर दिया, उनको एक्सोपोनेंशियल कर दिया, एक्सोपोनेंशियल कर दिया, एकदम से उठा दिया आपने, तो उनको क्या दे दिया? अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ आपका बन रहा है वो जे शेप ग्राफ बनेगा। कैसा? याद रखिए आपको बात को, जे शेप। ठीक है। अब इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, तो यहां पर हम क्या समझेंगे इसके लिए? देखो, पहले तो आप किस चीज को समझते हो, आप इस चीज को समझो, आर का मतलब क्या होता है? नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज, यानी नेचुरल इंक्रीज को आप क्या कहते हो? प्राकृतिक रूप से चीजें बढ़ रही हैं तो आप उसको क्या कह रहे हो? बी माइनस डी। प्राकृतिक रूप से। कृत्रिम रूप तो ये हुआ कि 5 बढ़ गए, 3 को मार दिया, 3 तो वैसे मर गए थे और 3 को वैसे मार दिया गया था, तो ये तो क्या हो गया? प्राकृतिक नहीं हुआ ना। लेकिन प्राकृतिक तो ये कह रहा है कि कितने बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं, बस उनका माइनस कर दो आप। ये भी जरूरी नहीं कि वो स्थिर ही रहे, ये भी नहीं बोल रहा अगला। यानी नेचुरल इंक्रीज का मतलब होता है बी माइनस डी, यानी एक प्रकार के पॉपुलेशन स्टेबल होना ही नेचुरल इंक्रीज है। समझ में आ गई बात? नेचुरल, प्राकृतिक इंक्रीज, प्राकृतिक रूप से इंक्रीज क्या हुआ भाई? प्राकृतिक रूप से आप क्या बता रहे हो? देखो, प्राकृतिक रूप से आप इसको भी नहीं कह सकते, किसको? आप्रवासन और उत्प्रवासन को। क्यों? ये भी प्राकृतिक नहीं, ये तो मर्जी पे हो गया, आए तो आए, नहीं छोड़ के जाए तो चला जाए। प्राकृतिक कहाँ हुआ है? तो नहीं हुआ ना। प्राकृतिक तो सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती है बच्चों, बर्थ और डेथ, वो भी प्राकृतिक होना चाहिए, उसी को आप आर बोलोगे। प्राकृतिक यानी पैदा भी, पैदा तो प्राकृतिक ही होता है ऑब्वियसली इसमें तो, और मृत्यु प्राकृतिक, उसकी लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग, उसकी जीवन अवधि के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं उसको मार दिया और आपने बैलेंस कर दिया, वो नहीं माना जाएगा। वो
देखो प्राकृतिक मृत्यु का मतलब ये होता है वो अपना जीवन काल पूरा करे, उसी को प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। बाकी वो चाहे कैसे भी मरो वो नेचुरल। नेचुरल डेथ तो वही होती है जब आप, जैसे ह्यूमन की जो मानी गई है वो 90 से 100 की मानी गई है, तो वो 100 साल की एज में मरता है तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु। हाँ तो वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंक्रीज का मतलब जहां पर भी बात आ जाए तो आर, आर का मतलब ऐसे याद रखोगे। अब आपसे नहीं स्मॉल आर क्या है, तो आपको याद आना चाहिए बी माइनस डी, नेचुरल इंक्रीज आर। समझ में आ गई बात? और एन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। एन का मतलब तो शुरू में बताया था मैंने, समष्टि का घनत्व है, घनत्व का मतलब उसकी संख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर ये ऐसे बोल रहा है कि इस नेचुरल इंक्रीज को और पॉपुलेशन डेंसिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट निकल के आता है dn अपॉन dt। अभी dn अपॉन dt क्या है, ये डेंसिटी के लिए हो रहा है, डेंसिटी इसकी, डेंसिटी इसकी, इसको आप रेट कह दोगे बस, ये दर निकल गई, इन दोनों की दर निकल गई। समझ में आ गई बात? कैसे याद करोगे इसको, हमें बहुत ज्यादा मैथ के यहाँ पे इक्वेशन तो सोल्व करनी नहीं है। देखो आर बी माइनस डी एन पॉपुलेशन डेंसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रेट निकाल सकते हैं। किसकी रेट निकाल सकते हैं भाई, हम पॉपुलेशन की तो रेट निकाल रहे हैं, उसकी ग्रोथ की रेट। तो ग्रोथ की रेट क्या होती है, डी एन बटे डी टी। अब आप याद कर लो, डी एन बटे डी टी बराबर आर एन, ये याद हो गई। इसके लिए ये समीकरण आप लगा दो, डी एन बटे डी टी बराबर आर एन। तो ये जो चीज है वो रेट है बच्चों, क्या है, रेट है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब इस चरघातांकी वृद्धि के लिए एक इंटीग्रल समीकरण भी दे रखी है। इंटीग्रल समीकरण आपको इसमें कोई वैल्यू पुटअप करके आपको इसका कोई सवाल तो निकालना नहीं, थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। इंटीग्रल का मतलब समझते हो ना आप, ये मैथ की इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रल, जैसे समाकलन वगैरह से अकॉर्डिंग। तो इंटीग्रल समीकरण भी दे रखी है इसकी, इस पे हमें बहुत ज्यादा डिटेल से जाना नहीं, थोड़ा सा याद रखना है। यानी एन टी बराबर आपने क्या सीखा था, एन टी बराबर तो आपने वही सीखा था, एन टी बराबर बी माइनस डी जो आप कर रहे थे। अब आप एन टी में इंटीग्रल समीकरण आपसे कोई पूछ ले किसकी, कि चरघातांक की जो वृद्धि है उसमें इंटीग्रल समीकरण बताइए, तो एन टी बराबर एन एप्स नॉट ई आर टी। क्या याद रखना है, ये रटनी पड़ेगी, रट लो इसको, इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। एन टी बराबर एन एप्स नॉट ई आर टी। ठीक है, याद हो गई तो लिख लो बिना देखे। एन टी बराबर क्या लिखोगे, एन ई आर टी लिख लो। ठीक, आगे देखो, यहां पे देखो समीकरण जो थी, कौन सी समीकरण, देखो समीकरण दो, एक तो इंटीग्रल समीकरण, एक कॉमन सी समीकरण। दो कॉमन से तो वो तो आपको ये याद रखनी है, डी एन बटे डी टी बराबर आर एन, और इंटीग्रल की पूछ ले तो एन एन टी बराबर बच्चों, एन टी बराबर एन एप्स नॉट ई आर टी, ई छोटा ही लगाना है आपको। अब ये समीकरण नॉर्मल वैल्यू में हो गई। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रखा है कि ये जो ना वृद्धि कैसे होती है। देखो ये वृद्धि कैसे होती है, एक्सपोनेंशियल वृद्धि को हम बहुत ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहां सीमित संसाधन है, असीमित संसाधन है, वहां पर ये वृद्धि होगी। तो इसमें एक एनसीईआरटी में ये एक छोटी सी कहानी सी है, मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें क्या कह रहा था कि एक मंत्री और एक राजा के बीच शतरंज का गेम चल रहा था। क्या चल रहा था, तो उन दोनों के बीच में शर्त लग गई। तो मंत्री ने बोला कि अगर मैं जीत जाता हूं तो आपके जो शतरंज के जो खाने हैं ना वो 64 खाने हैं। कितने, तो आप पर खाने में एक गेहूं का दाना रखोगे एक खाने में, और दूसरे खाने में उसको मल्टीप्लाई करके रखते जाओगे। जैसे एक में एक रखा, दूसरे में 2, 4, 16 ऐसे। तो राजा को ये चीज नॉर्मल सी लगी, राजा यार ये तो कॉमन सी शर्त है, दाने तो रखने हैं। लेकिन मतलब संयोगवश मंत्री जीत गया, और जब उसने दाने रखने की बात, तो जब राजा ने आधे खाने में दाने रखे तो उसको पता चल गया था कि इतना खजाना तेरे राज्य में भी नहीं है, क्योंकि ये हो रहे हैं अब मल्टीपल, और मल्टीपल ही ये वृद्धि है, एक्सपोनेंशियल वृद्धि मतलब ज्यामिति। 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कितनी देर रोक लोगे आप, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई ना।
तो ये एक शतरंज का खेल है, वो उसमें ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वैसे ही बता दिया। एक्सपोनेंशियल की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, कंडीशन क्या है, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ये बात मैंने पहले ही बता दी। क्या कंडीशन होनी चाहिए इसकी, रिसोर्सेज जो है, संसाधन है, वो अनलिमिटेड है। समीकरण कौन सी समीकरण है, इंटीग्रल समीकरण एनटी ईआरटी। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। और ग्राफ कैसा बनेगा, जे से, कैसा बनेगा, चलो आगे। अच्छा, उसी के लिए और थोड़ा सा वो उनके एन का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, वो और दे रखा है। एन बराबर पॉपुलेशन डेंसिटी, रट लो अच्छे से, शुरू में बताया था। डी एन बटे डी टी बराबर रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैंने कहा ना रेट है ये, चरघातांकी दर, और इसको आपको आर एन से निरूपित करना है। ये डी एन बटे डी टी बराबर आर एन, ये आर एन जो गुणा होंगे तो ये रेट निकलेगी। समझ में आ रही है बात। यानी आप क्या बताया था मैंने, बी माइनस डी, यानी नेचुरल इंक्रीज जो हो रहा है वो बी माइनस डी से होगा। और एन आप क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो निकल जाएगी बच्चों रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी चरघातांकी वृद्धि की दर निकल जाएगी। समझ में आ गई बात। आर बराबर क्या, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये बात पहले भी आ गई थी, बी माइनस डी। और ये दोनों को अच्छे से समझ जाओ आप, मेरे को नहीं लगता यहां पर कोई दिक्कत आ रही है कहीं, अच्छे से बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, यहां पर है लॉजिस्टिक ग्रोथ ग्राफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझ में आ गया आपको, वो जे शेप बनेगा, ये सिग्मोइड बनेगा, सिग्मोइड ऐसे ऐसे ऐसा, थोड़ा ऐसा, जैसे यहां से चला ऐसा बन रहा है ना, ये ऐसे एस की तरह नहीं लग रहा है क्या, उसको सिग्मोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ देखो, लॉजिस्टिक ग्रोथ या फिर संभार तंत्र ग्राफ। अच्छा, इसका जो जो देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रख लेना, पार्ल पाल कहते हैं इसको, और विरहुस्ट पार्ल, क्या बोलोगे आप इसको, विरहुस्ट पार्ल, ये इसने दिया था। एनसीईआरटी में लिख रखा है तो पूछ भी सकता है भाई अगला, उसके लिए नहीं, उसका नहीं दे रखा, इसी का दे रखा है, तो प्रश्न बना सकता है ना, आपसे यही पूछ ले कि लॉजिस्टिक ग्रोथ जो ग्राफ है वो किसने दिया था, विरहुस्ट पार्ल, किसने दिया था। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखो यहां पर इक्वेशन क्या होगी बच्चों, यहां पर इक्वेशन क्या होगी और यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ये है नंबर ऑफ इंक्रीज होने वाले ऑर्गेनिज्म, ये टाइम के साथ क्या इंक्रीज हो, तो जैसे 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 ये बढ़ रहा फिर ये डाउन हो रहा, क्योंकि रीजन ये है, पहली कंडीशन यहां पे ये, यहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, उसी ग्राफ को आप चाहे इसी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कभी भी जातियों के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता ही नहीं है, वो समझने की बात होगी। कैसे हो सकता है बताओ, थोड़े दिन के लिए हो सकता है, उसके बाद में तो उनको इसी पे आना पड़ेगा। तो वो बात ये है कि जब ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन अब डाउन होने लग गई, रीजन ये हुआ क्योंकि जो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे वो नहीं है। तो इसमें जो कंडीशन लागू रहेगी वो ये रहेगी कि यहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज यहां पर लिमिटेड है बच्चों, बात समझ में आई, यहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड है। कैसे हैं, ठीक, ये यहां से चल रहा है, ग्रोथ चल रही है, ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, और यहां आकर ये नीचे डाउन हो जाता है। अच्छा, यहां पर ये जो नई चीज है ये क्या है, सपोर्टेड बाय नेचर थ्रू रिसोर्सेज, ये सपोर्टेड बाय, यानी ये जो के है, ये के की अगर हम बात करें तो ये कैरिंग कैपेसिटी है। क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, CARRY, कैरिंग कैपेसिटी। वापस समझ लो इसको, वैसे समझो आप, फिर बाद में बात करेंगे अलग तरीके से। कैरिंग कैपेसिटी, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये क्लास है तो आप इसमें रहो, आराम से मौज करो। अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ आपको तो आप बोलो सर हमारी सुविधाओं के सामान ला दो आप, तो कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने को रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। चलो कैरिंग कैपेसिटी अपने घर में देख लेना,
जैसे हमारे पास 2 मकान है और 2 भाई है, उनकी शादी होने के बाद उनके बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो कैरिंग कैपेसिटी उस मकान की तो डाउन हो गई ना। अब उनको मकान बनाना पड़ेगा ना। जब वो बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, तो कैरिंग कैपेसिटी वापस से डाउन हो गई। तो ये कैरिंग कैपेसिटी है। ये ऐसे बोल रहा है कि इतने दिन तक तो ये रिसोर्सेज इसको अवेलेबल थे, बाद में कैरिंग कैपेसिटी डाउन हो गई, इसके आगे इनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पर इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये ऊपर कैसे जा सकते हैं बच्चों? नहीं जा सकते, ग्राफ तो नीचे ही आएगा क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। जैसे मान लो कैरिंग कैपेसिटी थी 1000 भेड़ की, कितनी की थी? और उन्होंने इतने दिन में खतरनाक तरीके, इतना तो था ही उनके पास सामान, इतना तो था ही, तो इतने दिन में उन्होंने क्या किया? खूब अनलिमिटेड रिसोर्सेज लिए और खूब रिप्रोडक्शन किया। अब उनके पास हो गए 2000 बेड, तो कैरिंग कैपेसिटी डाउन, क्योंकि वो तो इतने को ही संभाल सकता है, 1000 है तक तो वो संभाल लेगा, अब 1000 से ज्यादा है तो अब उनमें से मरना स्टार्ट होंगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कैरिंग कैपेसिटी से नीचे जाते ही डाउन। समझ में आ गई बात? ठीक। इक्वेशन इसकी कौन सी है उसकी याद रखो एक बार, dn dt बराबर rn। अब आपको कोष्टक में एक नई चीज देनी है यहाँ पे, k माइनस एन अपॉन के। ये क्या है? ये कैरिंग कैपेसिटी को संभालने वाली चीज आ गई, नई चीज आ गई, तो उसी के साथ जोड़ना आपको। पहले वाली याद हो गई आपको, क्या है? dn dt बराबर rn। अब कोष्टक में एक और लिख दो, k माइनस एन अपॉन के, k माइनस एन अपॉन के। सिंपल सा है, देखो इधर k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। नंबर ऑफ कितने दिए हैं आपको? कुछ भी दिए हुए हैं, उनमें से माइनस करके का भाग दे दो, तो उस ये नंबर हो गए। नंबर मतलब संख्या कितनी है उसमें से भाग दे के आप k का वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ, इसकी जो ग्रोथ है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है, कैरिंग कैपेसिटी के बाद जाने के बाद इसकी ग्रोथ डाउन हो रही है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ ये किस चीज पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? यानी कैरिंग कैपेसिटी एक प्रकार से ग्रोथ को ही निरूपित कर रहा है, बता रहा है कहां तक ग्रोथ होनी है, तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप ऐसे बोल रहे हो भेड़ 1000 हैं, तो हाथी 1000 थोड़ी रह सकते हैं उस इलाके में, कितने रह सकते हैं सर? मेरे ख्याल से 15-20 भी काफी आती, तो है ना। तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे वैल्यू रखता है क्या अपनी? साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म का आकार कैरिंग कैपेसिटी को प्रभावित कर सकता है, तो ग्रोथ को भी प्रभावित कर सकता है। साइज ऑफ इकोसिस्टम की साइज ऑब्वियसली, पहले इकोसिस्टम की साइज मान लो काफी दूर तक थी, लेकिन उसी इलाके के अंदर जीवों की संख्या बढ़ गई, तो इकोसिस्टम की जो साइज है वो खुद संकुचित नहीं होगी, लेकिन अब उनके आगे वो छोटी लगने लग जाएगी। लाइफ स्पान की, जैसे अगर हम बात करें कैरिंग कैपेसिटी के अंदर, ये वैल्यू वाली तो चीज है। जैसे आप इस इलाके में चूहे को रख रहे हो, तो सर जल्दी से पैदा होंगे, जल्दी से मर जाएंगे, लेकिन आपने हाथी को रख दिया वहां पे, तो काफी टाइम पे बनेगा, तब तक तो वो सब कुछ खा लेगा। तो वैल्यू के को प्रभावित कर सकते हैं ये कारक, ठीक है। तो अब व्हाट इज के के बारे में मैंने बता दिया, कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, के सपोर्टेड बाय नेचर थ्रू रिसोर्सेज। के जो होता है वो सपोर्टेड रहता है, किसके द्वारा सपोर्टेड रहता है? नेचर के द्वारा, थ्रू रिसोर्सेज, यानी प्रकृति उसको सपोर्ट करती है के को, ठीक है। किसके द्वारा? जो प्राकृतिक संसाधन जितने दिए गए हैं, कि भाई तेरे को इतना दिया गया, इतना तो तू इनको खिला दे, जब इनके पास इतना ये खा लेंगे तो अपने आप ही मरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ग्राफ है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। एन कुछ नई चीज जुड़ी है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। एन वाली वही बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी, आर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आ गई बात? ठीक। ये देखो यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी, इन 2 कंडीशन को भी हम समझते हैं। पहली कंडीशन ये है, देखो कंडीशन फर्स्ट, dn बटे dt बराबर rn k माइनस एन अपॉन के। ये n इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, आप सोचो कभी इसमें ऐड कर रखा है, ये तो इसको समझाने के लिए नहीं दे रहे थे क्या, इसके लिए। ये वैल्यू है आपकी, ये तो आपका है ही है, ठीक है। एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 2 पॉइंट है अपने पास। एट पॉइंट ए k इज लार्जर देन n। यहां पर मान लो 3 संख्या है,
तो k पर है 1000, कितनी है, तो k इससे बड़ा है कि नहीं है, तो हमने क्या लिखा, k लार्जर n। कंडीशन है अपने पास, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, दोनों को समझेंगे। यदि पॉइंट ए पर हमें कैपेसिटी, वो कंडीशन की बात करें कौन सी, हम पॉइंट ए पर क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ देख रहे हैं, कौन से ग्राफ के जरिए, लॉजिस्टिक ग्राफ के जरिए। तो पॉइंट ए पर क्या है, तो के है जो बड़ा है किससे, एन से। एन को यदि नेग्लेक्ट कर दें यहां पर, क्योंकि एन तो बहुत छोटा है, तो चलो इसको नेग्लेक्ट कर दें, इसके बराबर तो कुछ नहीं है वो, 1000, नेग्लेक्ट मतलब हटा ही दें एक तरीके से। अगर 3 और 1000 को आप साथ में लेके चले तो 3 की तो कोई वैल्यू नहीं है 1000 के सामने, तो एक तरीके से उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो dn बटे dt बराबर rn। dn बटे dt, अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हो, किसको, n को, तो यहाँ पे वैल्यू 0, k माइनस 0, भाग दिया 0, सब कुछ 0, तो वैल्यू आपकी वो की वो आ जाएगी। और यहां पर चरघातांकी वाला ही ग्राफ की तरह काम चल रहा है, लॉजिस्टिक की बात बड़ी ही नहीं, पहले वाली बात चल रही है। समझ में आ गई, कैसे समझ में आई बच्चों, अगर पॉइंट ए पर अगर n की वैल्यू देखें हम, तो वो k से बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उसका मान हम 0 लेते हैं, और 0 अगर यहाँ रख के देखते हैं तो dn अपॉन dt बराबर rn। सर ये जो वैल्यू है वो पहले वाले ग्राफ की तरह है, तो यहाँ पर सिस्टम वही चल रहा है, नई चीज नहीं बनी। एट पॉइंट बी पर अगर हम देखें तो k बराबर n, क्योंकि n यहां तक बढ़ता 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 नंबर ऑफ नंबर इसके बराबर ही हो जाएगा। अगर वहां पर 1000 की वैल्यू दे रखी है तो नंबर ऑफ भी वहां पर बढ़ते बढ़ते उसके बराबर ही हो जाएंगे, तो k बराबर n पॉइंट बी पर। समझ में आ गई बात, ना तो छोटा है ना बड़ा है, बराबर हो गया उसके। क्यों, जैसे आपको ये दे दिया जाए कि 100 कमरे हैं रहने के लिए, तो ये तो आपकी k की वैल्यू हो गई, और जब पहले एक आदमी था लेकिन वो बढ़ता बढ़ता पूरे 100 गए, तो 100 आदमी हो गए, 100 कमरे हो गए, तो वैल्यू बराबर, तो रहने के लिए सब कुछ सही मिल गया उनको, तो k बराबर n, तो dn अपॉन dt बराबर rn k माइनस n अपॉन k। ठीक है, अगर ये बराबर है, दोनों चीजें अगर ये बराबर हैं, तो अगर आप इसकी वैल्यू अगर निकालते हो किसकी, n की, तो उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू 0 निकलेगी। आप निकाल के देख लेना, dn अपॉन dt बराबर rn, और इसकी वैल्यू भी कितनी निकलेगी, 0, अगर आप k बराबर n कर देते हो, यानी n की जो वैल्यू है वो k के बराबर हो जाती है। तो अगर मान लो ये 5 है, तो ये भी कितनी हो गई बच्चों, 5, 5 5 0, 0 k का भाग 0 में 2 0 ही आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, तो dn बटे dt और 0। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 0, 0 आ गई ना कंडीशन, तो यहाँ पे n जो है कांस्टेंट हो जाएगा और k बराबर n, n कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे नियत हो जाएगा n। आप इस n को तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट कर लो, और बाकी वैल्यू आपकी k बराबर n आ जाएगी। यानी k बराबर n की अगर हम बात करें तो n कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, तो अगर इसको नेग्लेक्ट करके देखें हम, तो कंडीशन अपनी ये निकलती है। एक तरीके से इसको भी आप वैल्यू 0 के साथ काउंट कर सकते हो। ठीक है, दोनों कंडीशन पर वैल्यू 0 हो जाती है। अब नीचे से देखो तो भी 0 चल रही है, और ऊपर जाके देखो तब भी 0 चल रही है। नीचे अगर आप देखो तो 0 इसलिए आ गई कि उसके बराबर नहीं जा पा रही, ऊपर जाके अगर आप देखो तो 0 इसलिए आ गई क्योंकि दोनों मामला बराबर हो गए। तो ये आपकी चरघातांकी वृद्धि और लॉजिस्टिक ग्राफ के अंदर दोनों को समझा रखा है। मेरे ख्याल से आपको बातें लगभग समझ में आ गई होगी। घर जाके एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से संभाल लें, इनको देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।